हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बीएमसी मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10 अलग अलग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब तक ये पूरे वीडियो नहीं देखिएगा शुरू से अंत तक, तब तक आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए और उनके सॉल्यूशन को समझते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग प्रश्न से लिखेंगे कि क्या सब दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ एक त्रिभुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और शीर्षलंब की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, इसका नाम हम लोग वैसे ABC रख सकते हैं। आधार जो है आप लोग को पता होगा, ये आधार है 10 सेंटीमीटर और इसका जो शीर्षलंब है ये जो शीर्षलंब है ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही शीर्षलंब होता है, इसको संगत ऊंचाई भी कहते हैं। तो ये हो गया आधार हो गया और ये हो गया शीर्षलंब। शीर्षलंब हो गया, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, संगत ऊंचाई भी कह सकते हैं। शीर्षलंब को जो शीर्ष से क्या हुआ है, इस पर लंब डाला गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डाला गया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। नाम से ही स्पष्ट है, शीर्ष लंब शीर्ष से लंब है। ठीक है, इसी को कहते हैं संगत ऊंचाई या ऊंचाई। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग। आइए प्रश्न से हम लोग पहले लिखेंगे, एक त्रिभुज का आधार हम लोग चाहे तो इसको BC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, BC। ठीक है, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा शीर्षलंब की लंबाई देख लीजिए A, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ABC तो माने हैं, इसको D कर सकते हैं। तो AD जो हो गया, ये हो गया शीर्षलंब जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट, इसीलिए सूत्र होता है सूत्र से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, या फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है, तो 1/2 गुने हो गया। एक स्टेप और हम लोग लिख देते हैं, आधार BC हो गया और शीर्षलंब क्या हो गया, AD हो गया, AD हो गया। ठीक है, तो अब 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे BC के वैल्यू से। तो BC यानी कि आधार जो है हमारा ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर गुने AD जो हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ देख रहे होंगे कितना, इधर 5 बच गया, इधर 8 बच गया, यानी कि 5 को और 8 को हम लोग आपस में गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके माध्यम से हम लोगों ने क्या सीखा कि त्रिभुज का आधार और अगर शीर्षलंब दिया हो, आधार और शीर्षलंब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें।
इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ठीक है दिया गया है, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप दोनों ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखें। आइए, प्रश्न से हम लोग को दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने लिखा एक आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट किया जाता है 30 मीटर। चलिए, इसका शेप हम लोग बना लेते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, लंबाई के इक्वल होता है और चौड़ाई के इक्वल होता है, आप लोगों को पता होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, ये मैदान है। आयताकार का मतलब क्या हुआ कि आमने सामने की जो भुजा होगी वो समान होगी। ठीक है, लंबाई के बराबर होगा, चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, और साथ ही क्या होगा, उसका प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। आप लोगों को पता होगा कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, आइए देखिए, लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर और ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 30 मीटर दिया है, ये वाला। तो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर है। बारीकी से इसको समझिए, बहुत इजी है। अब आइए हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया था वो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट, और परिमाप इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये दोनों ज्ञात करना है। चलिए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो इसलिए सूत्र से आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू B। अब इसका लंबाई देख रहे होंगे 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। तो कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 00 हम लोग इस पर पुट कर देंगे आगे, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर एक आंसर हो गया। तथा क्या करेंगे, इसका परिमाप हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 40 मीटर और जो चौड़ाई हो गया 30 मीटर, यानी 2 गुने 40 को और 30 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी 40 मीटर 30 मीटर 70 मीटर हो गया। अब इसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 140 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की जो माप है। ठीक है, यानी वैसे भी अगर चारों तरफ की माप को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो योगफल प्राप्त होगा उसका क्या होगा, परिमाप होगा। यानी कि यहाँ से अगर आप जोड़ते हैं 40 मीटर 30 मीटर, ठीक है, तो 70 मीटर हो जाता है। 70 मीटर में 40 मीटर जोड़ते हैं तो 110 मीटर होता है, और 110 मीटर में 30 मीटर जोड़ते हैं तो 140 मीटर होता है। तो इसमें परिमाप का जो फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B बना। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को अगर हम लोग ऐड करें, यानी अगर पेरीमीटर इक्वल टू, ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है L प्लस B प्लस B। ठीक है, क्योंकि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ना है। ठीक है, तभी चारों तरफ की माप पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, L को ऐड करेंगे 2L हो गया, और B को ऐड करेंगे तो 2B हो गया। यहाँ पर 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, यानी कि L हमारा लंबाई है और B चौड़ाई है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू L प्लस B कैसे होता है ये भी सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5 केजी चावल का दाम 200 रुपये है
तो 50 kg चावल का दाम ज्ञात करें। ठीक है, ये एक एक नियम है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है, इसलिए उसको बेसिक से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यदि को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे चूँकि 5 kg चावल का दाम इक्वल टू हो गया 200 रुपये। ठीक है, चूँकि 5 kg चावल का दाम 200 रुपये, जो स्पष्ट है प्रश्न के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि यदि 5 kg चावल का दाम 200 रुपये है तो 50 kg चावल का दाम ज्ञात करना है। ठीक है, इसीलिए 1 kg का अब दाम ज्ञात करना है। 5 kg का दिया हुआ है, चाहे इस जगह पे 10 kg हो सकता है, 50 kg हो सकता है। ठीक है, जो भी है उसको पहले लिखना है चुकी डाल करके, उसके बाद आपको 1 kg का ज्ञात करना है। और इस चिन्ह का प्रयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे भी होगा। ठीक है, तो 5 kg का दिया हुआ है और 1 kg का आप लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप बताइए कि आप गुना करेंगे या भाग करेंगे। स्वाभाविक है, यहाँ पर 5 kg है तो यहाँ पर 200 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर 1 kg है, क्योंकि यहाँ पर कम है, 5 kg का दाम 200 रुपये है। ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे, मात्रा को कम कर देंगे तो कीमत भी कम पड़ेगा ना। ठीक है, दाम भी कम हो जाएगा। जितना मात्रा हम लोग बढ़ाएंगे, इसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी हम लोग कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम कब होगा, जब हम डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 200 रुपये है, इस 200 रुपये में हम लोग क्या करेंगे, ये 5 जो है ना, इनसे डिवाइड दे देंगे। तो 5 से डिवाइड देंगे तो आप लोग समझ गए हो कितना होगा, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 0, यानी 40 रुपये हो गया। तो 1 kg चावल का दाम 40 रुपये हो गया। ठीक है, इसीलिए 50 kg का आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो 50 kg, ठीक है, चावल का दाम कितना होगा, इस 40 को और इस 50 को, ठीक है, दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो होगा रुपया में आंसर होगा। 5 चौका 20 हो गया और 00 है, 00 पुट कर दीजिए, यानी 2000 रुपये आंसर हो गया। यानी 50 kg चावल का दाम कितना हो गया, 2000 रुपये। ठीक है, तो ये भी समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप लोग घात घातांक का चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, अब यहाँ पर 2x का एक्सपोनेंट -4 है, फिर मल्टीप्लाई है, 2 का एक्सपोनेंट 6 है, इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 8 है। ठीक है, यानी 2 का पावर यहाँ पर देख रहे हैं x - 4 है। ठीक है, बीच में गुना है, और फिर 2 का पावर 6 है, बराबर है 2 का पावर 8 है। तो x का मान हम लोग ज्ञात कैसे करें। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर बेस जो है वो सेम है। बेस अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा और दोनों पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि x - 4 और इस 6 को ऐड कर देंगे हम लोग। और ये 2 का एक्सपोनेंट 8 ऐसे ही रहेगा। अब 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया, देखिए x है, -4 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस में 2 होगा, इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 8 होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि बेस सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। बेस किसको बोलते हैं, जिस पर पावर होता है। ठीक है, तो 2 पर देख रहे हैं, दोनों तरफ जो पावर है वो 2 पर ही है और बीच में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चूँकि आधार समान है, आधार समान है, इसलिए घात भी समान होगा। ठीक है, चूंकि आधार क्या है, समान है, इसलिए घात भी समान होगा। घात मतलब पावर, पावर भी समान होगा, यानी x + 2 और ये 8 दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये भी समान होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू को उस तरफ वाला पहले रखेंगे 8
और ये लेफ़्ट साइड में है, जो देख रहे हैं आप प्लस में है, लेकिन वो राइट साइड में जाएगा तो साइन बदल जाएगा। -2 इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। तो अतः x इक्वल टू 6 हो गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 32,400 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। बस इस वीडियो में बने रहिए, सारे क्वेश्चंस इजी है और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए 32,400, ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल मतलब इसको क्या करना है, रूट के अंदर में लिख देना है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब यही हुआ। इसको भी हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने की तरीका वही है, 32,400 का वर्गमूल है, लेकिन लिखने की मैथमेटिक्स में तरीका यह है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात करें तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही लगाएं इसमें भाग, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब रूट के अंदर में ही हम लोग लगाएंगे, जितना आया है डिवाइड लगाए, 1 2 3 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4, और 3 आया है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी रूटे में जाएगा अभी, ठीक है। कौन सा, 2 ठो 5 है, 5 गुने 5। आप लोग को पता होगा कि जोड़ा 2 2 का लगता है, ठीक है। तो जब रूट में अगर 2 होगा सेम नंबर, तो रूट से बाहर उसका 1 आएगा, उस जोड़े के बदले में 1 आता है। जैसे कि 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 रूट से बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ठो 2 है तो इसके बदले में 1 ठो 2 बाहर आएगा। फिर यहाँ पर 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बदले में आएगा। फिर 2 ठो 3 है तो 1 3 बदले में आएगा। यहाँ पर 2 5 है तो 1 5 बदले में आएगा। और इसको क्या करेंगे, आपस में हम लोग गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया 36, और 36 को इस 5 से गुना करना है, ठीक है। तो 5 छके कितना हो गया, 30 का 0 हासिल, 3 हो गया, 5 तिया 15, 3 18, 180 ही हमारा आंसर हो गया। यानी 32,400 का वर्गमूल 180 हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि मूलधन बराबर 5,000 रुपये दर बराबर 4% वार्षिक तथा समय बराबर 5 वर्ष है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और साधारण ब्याज ज्ञात करना है हम लोग को, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या सब दिया गया है। प्रश्न से मूलधन बराबर देख रहे हैं यहाँ पर 5,000 रुपये है, ठीक है। दर बराबर है 4% वार्षिक तथा समय बराबर है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे सूत्र से, साधारण ब्याज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखेंगे, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ मूलधन कितना है 5,000 रुपये, और दर कितना हो गया 4%, तो 4 लिखेंगे, गुने समय के जगह पर 5 रखेंगे और नीचे 100 रखेंगे, और यहाँ पर रुपए लगा देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो रुपये में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर बच गया 50 बच गया, गुने 4 बच गया, गुने 5 बच गया, ठीक है।
अब यहाँ देखिए सबको आपस में क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो 50 चौका कितना हो गया 200 और 200 पंचे हो गया 1000 रुपये। तो ये हमारा जो 1000 रुपया आंसर आया, ये आया साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन 5000 रुपये, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1000 रुपये जो हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग साधारण ब्याज भी याद करना सीख लिए होंगे कि साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला है वो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक हर एक टॉपिक को समझते जाइए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, कि मुझे इस नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। मैं उस चीज़ को फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। अब क्या करेंगे, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, चूँकि इसमें से इसको घटाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट को हटाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ब्रैकेट हटेगा। तो माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया a स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 2ab, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि लाइक टर्म्स क्या है, a स्क्वायर और a स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस में या माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2ab प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो 2ab और 2ab को दोनों को ऐड कर देंगे तो 4ab हो जाएगा, और यहाँ प्लस में बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया 4ab, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, और काफ़ी ये आसान भी लगा होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा था और इसका सॉल्यूशन कितना इजी था। हम लोगों का ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि गुणनफल क्या है, ठीक है, गुणनफल किसे कहते हैं। तो हम लोग गुणनफल की परिभाषा भी जान जाएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम उन संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। परिणाम मतलब रिजल्ट, क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब हम लोग गुणा करेंगे तो कुछ तो रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है, और वही रिजल्ट उन संख्याओं का क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। तो यानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, a प्लस बी को और a माइनस बी को दोनों को गुना करना है। गुना करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, परिणाम प्राप्त होने वाला है, वही क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यानी कि गुणनफल जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कभी भी समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ठीक है। आइए हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको भी। a प्लस बी को, ठीक है, और गुना करना है a माइनस बी को, तब प्राप्त होने वाला है गुणनफल हम लोगों को, ठीक है। आइए तो क्या करेंगे, इस टाइप का जो गुना होता है दोनों ब्रैकेट में होता है, ठीक है, तो उसको गुना करने की तरीका तो आप लोग को एक तरीका तो वो पता होगा जो ऊपर नीचे, ठीक है, कॉलम्स फॉर्म में लिख करके मल्टीप्लाई करना। लेकिन हम लोग एक दूसरे मेथड से भी गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, देखिए
अब कि ये फर्स्ट ब्रैकेट है तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको दो टर्म्स दिख रहा है, एक ए है एक बी है, ठीक है। और टर्म्स जो सेपरेट होता है ना वो क्या चीज़ से होता है आप लोग को पता होगा, साइन के द्वारा होता है। यहाँ बी का साइन प्लस है और ए का साइन प्लस है, यानी कि दो साइन है तो समझिए इसमें दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट से एक एक टर्म को हम लोग बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है उसके आगे हम लोग रखते जाएंगे। अब देखिए प्रोसेस क्या है, ए है इसमें ए निकाल लीजिए, इसके आगे में नेक्स्ट ब्रैकेट रखिए ए माइनस बी और फिर प्लस बी निकालिए इसमें से, क्योंकि ए तो यहाँ निकल गया, अब प्लस बी बच गया तो प्लस बी निकाले, फिर इसके आगे में नेक्स्ट ब्रैकेट ही रखना है, ठीक है। अब इस ए को ए और बी से मल्टीप्लाई करना है और इस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, प्लस हो गया बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पहले ए आता है इसके बाद बी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे ए लिखेंगे इसके बाद बी लिखेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई किए बी स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म्स क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म तो कहीं पर है नहीं, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया और यहाँ ए बी वाला टर्म यहाँ पर भी है और ए बी वाला टर्म यहाँ पर भी है, यानी कि दो टर्म्स है तो इसी को बोलेंगे लाइक टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस में है, ठीक है, तो ए बी में से ए बी माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग समझ गए ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुणनफल क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, गुणनफल हो गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। हम लोग 1 से ही समझते आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में अब 2 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है। चलिए उन दोनों प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए यह वीडियो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही देखते आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और बच गया है जिनको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप ले करके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, और सॉल्व करिएगा। अब ये नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जिन टॉपिक्स के बारे में सीखा, ठीक है, जिन क्वेश्चन लिया गया था इस वीडियो में, सिर्फ उन्हीं को आप सीखें। इस क्वेश्चन पर अलग से भी आप अपने ओर से उस क्वेश्चन को सेट करें और सेम प्रोसेस के द्वारा उसको सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर जानकारी दीजिए कि सर मुझे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन है, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन करके जो आपकी कन्फ्यूजन होगी, है ना, उनको दूर किया जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को सिंप्लीफाई करना तो आता ही होगा, ठीक है, यानी आप लोग समझ गए होंगे सिंप्लीफिकेशन नाम सुन करके ही कि बोर्डमस रूल। बोर्डमस रूल जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले तो बिफोर ब्रैकेट्स होता है, इसके लिए वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, उस चीज़ को डीपली समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर शॉर्टकट आप लोग को बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो है ना, तो ब्रैकेट की मैं चर्चा अभी नहीं करूँगा। ब्रैकेट रहता तो फर्स्ट क्रिया ब्रैकेट का होता है, लेकिन ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट के अलावा सबसे पहले आप का क्रिया करेंगे, इसके बाद भाग का करेंगे, इसके बाद गुना का करेंगे, इसके बाद जोड़ का करेंगे, इसके बाद घटाव करेंगे, ठीक है, यही रूल है इसका। तो का मतलब ही गुना होता है, लेकिन का ये जो लिखा रहेगा सो और ये गुना रहेगा सो, ठीक है, इस दोनों में सबसे पहला क्रिया इस का ही होगा, ना कि इस साइन वाला का। तो यही है, ठीक है, का क्रिया पहले हम लोग को करना है, इसके बाद भाग का करना है, इसके बाद गुना करना है, इसके बाद जोड़ का करना है, इसके बाद घटाव का करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले का की क्रिया हम लोग करते हैं, 2 का 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। भागा 2 हो गया, जोड़ 2 गुने 2 माइनस 2, यानी कि इसमें का खत्म हो गया, जहाँ जहाँ का रहेगा वहाँ गुना पहले कर देना है, पहला स्टेप, ठीक है, विदाउट ब्रैकेट्स वाला में। फिर दूसरा काम है
भाग का। अब भाग देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर भाग है, तो जहाँ भी भाग होगा सबसे पहले भाग करेंगे, लेकिन एक ही भाग है इसमें। तो 4 में 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4। अब फिर आगे लिख दीजिए +2 गुने 2 -2। चलिए भाग की भी क्रिया हो गई, अब बारी है गुना की। अब गुना इसमें देखिए, पहले गुना है यहाँ पर है, वहाँ चलिए 2 जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे 4 -2। चलिए अब आई बारी जोड़ की, तो जोड़ 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा 6 -2। अब देखिए लास्ट में घटाओ की बारी है, तो 6 में से 2 घटाइए 4 हो गया, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से बॉडमस रूल पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करने वाले, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी रोचक प्रश्न है, वृत्त से संबंधित है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, यानी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र को O से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है। इस केंद्र से लेकर के अगर कोई बिंदु अगर आप वृत्त पर ले लेते हैं और इस दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो जो रेखाखंड बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पर आप अगर इसको A रख देते हैं ना, ये वृत्त पर एक बिंदु A है और यहाँ पर केंद्र है, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र हो गया। तो यहाँ केंद्र से लेकर के वृत्त पर, ठीक है, अगर कोई भी बिंदु हो और दोनों को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, तो जो रेखाखंड जो बनेगा वो रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इसलिए इस तरह की कई सारे बिंदुएं आप इस वृत्त पर ले सकते हैं और केंद्र से उसको मिला सकते हैं। इसलिए आप लोग को पता होगा कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। ठीक है, चलिए किसी और वीडियो में हम लोग वृत्त पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल, ठीक है, तथा परिधि, यही दोनों ज्ञात करना है। चलिए, इसीलिए सूत्र आप लोग को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी जान जाइए क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको पाई पढ़ेंगे, ठीक है, और पाई का मान जो होता है ना, वो कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो पाई के जगह पर हम लोग 22/7 रख देंगे, गुने r² है ना, तो r यानी त्रिज्या, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, तो 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को 2 को पहले गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग 14 से गुना कर देंगे इसमें, और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 चौका हो गया 56, 56 का 6, ठीक है, हासिल 5, और फिर 14 को 4 से गुना करेंगे 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने सीखा अभी कि एक वृत्त की त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अब सीखेंगे इसका परिधि ज्ञात करना। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, और हम लोग क्या करते हैं, अब परिधि ज्ञात कर लेते हैं कि परिधि क्या होता है। अब क्या करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे। तो परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने लिख दिया, परिधि बराबर 2πr से 2, और पाई का वैल्यू भी बताया था 22/7 डालना है, और त्रिज्या इस पर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं देना है, 14
सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा देंगे। ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 10 अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करना सीखा, और इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट हम लोग सीखेंगे, और प्रत्येक पार्ट में कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक साथ, ठीक है। और इसी तरह से अपने मैथमेटिक्स को हम लोग मजबूत करेंगे और बेसिक के साथ सीखेंगे। और एक जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा कि मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अलग चैनल है BM सिंह मोटिवेशन, आप उस पर जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ से मोटिवेशनल वीडियो आप देखते रहें, ठीक है। और वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।